नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जयपुर राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर, एसएमएस अस्पताल से खबर मिल रही है। एसएमएस अस्पताल से इंजेक्शन गायब हुए हैं। स्ट्रोक आईसीयू से 6 इंजेक्शन को गायब कर दिया गया। बाजार में 40 से 45 हजार रुपए तक की इस इंजेक्शन की कीमत बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दी है। तो प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से, जिसमें ना केवल प्रदेश भर के मरीज आते हैं बल्कि देश भर से, आसपास के राज्यों से मरीज यहां पर पहुंचते हैं और यहां पर तमाम वो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं जो मरीज के इलाज में काम में आती हैं। इसी बड़े अस्पताल से एक लापरवाही सामने आई है, जिसमें 4 से 5 ऐसे इंजेक्शन गायब कर दिए गए हैं जो मरीज के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं और जिनकी बाजार कीमत 40 से 45 हजार रुपए एक इंजेक्शन की। सौरभ गस्ती हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसमें कई तरह के सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये चोरी हुई कैसे और ये इंजेक्शन किस बीमारी में काम आते थे? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला जो है वो आईसीयू से जुड़ा हुआ है। आईसीयू में एक्चुअल में होता है कि कई बार मरीजों को तुरंत आवश्यकता होती है इंजेक्शन लगाने की, तो उस लिहाज से जो है वो आईसीयू में जो है वो प्रिजर्व इंजेक्शन रखे जाते हैं। और ये स्ट्रोक आईसीयू से गायब हुए, यानी जो स्ट्रोक के मरीज होते हैं उनको तुरंत आवश्यकता होती है। उस लिहाज से ये कहा जा सकता है जीवन रक्षक इंजेक्शन थे और ये जो है वो फ्रीज में नहीं मिले हैं। अब इसके गायब होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, चोरी होने की भी संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है अस्पताल प्रशासन द्वारा कि संभवतः कहीं रखकर भूल गए हो या फिर किसी ने चोरी कर ली हो, क्योंकि देखिए ये जो इंजेक्शन है वो सिर्फ स्ट्रोक के मरीज ही जो है वो कर सकते हैं, उनके लिए ही इनका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, दूसरे मरीजों के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर चोरी हुए तो ये स्पष्ट है कि जिसने भी चोरी की है उसे मालूम होगा कि इनका उपयोग किस चीज में जो है वो लिया जा सकता है। तो अस्पताल प्रशासन ने जो है वो जो थाने में जो है वो शिकायत दी है कि इस मामले की जांच की जाए। अभी किसी भी तरह से ये बताने के लिए तैयार नहीं अस्पताल प्रशासन की आखिरकार ये इंजेक्शन जो है वो कहाँ गए हैं। और जितने भी सौरभ, इसमें ज्यादातर इस मामले की संभावना जताई जा सकती है कि हॉस्पिटल का कोई स्टाफ हो जिसे जानकारी हो कि फला फ्रिज के अंदर इंजेक्शन रखे हुए हैं और उसे यह भी मालूम हो कि इंजेक्शन किस काम में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, वो रोस्टर खंगालेगी जिसमें किसकी ड्यूटी उस समय उस शिफ्ट आवर में लगी हुई थी। लेकिन ये सौरभ, एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरों के ऊपर भी सवाल उठेगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पिछली बार आपको याद होगा जब एक बच्चे का अपहरण हुआ था तो उस समय सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में मिले ही नहीं थे। जी बिल्कुल, देखिए आईसीयू में अमूमन जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो है वो नहीं होते हैं, इस लिहाज से सीसीटीवी खंगालने की बात जो है वो सामने नहीं आ रही। साथ ही ये बात सही है कि जिस फ्रीज में रखे होते हैं, क्योंकि हर आईसीयू में जो है वो फ्रीज होते हैं और वहां पे जो है वो रखे होते हैं, तो और स्टाफ की निगरानी में ही जो है वो ये तमाम चीजें जो है वो रखी होती ताकि मरीज को तुरंत जो है वो इलाज दिया जा सके, उपचार दिया जा सके। तो कहा जा सकता है कि इसमें किसी की मिलीभगत रही हो, लेकिन अभी तक जो है वो किसी प्रकार का क्लू जो है वो सामने नहीं आया और ना ही पुलिस ने अभी जो है वो जांच शुरू की। अभी अस्पताल प्रशासन ने जो है वो शिकायत दी है, अब पुलिस जो है वो इसमें जांच करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ इसके पीछे जो है वो कौन जिम्मेदार है, कौन किन किन व्यक्तियों की ड्यूटी थी। उन तमाम लोगों से पूछताछ जो है वो संभवतः अस्पताल प्रशासन भी करेगा और पुलिस भी जो है वो करेगी, ताकि जिम्मेदारी जो है वो तय की जा सके कि आखिरकार किसकी गलती से ये इतना बड़ा जो है वो घटनाक्रम हुआ है। क्योंकि ये एक जगह हुआ है, अगर ऐसा ही होता रहा तो कई मरीजों की मुश्किलें जो है वो उस वक्त खड़ी हो सकती है जब उन्हें इंजेक्शन की जरूरत होगी। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर टोंक के देवली से। देवली में भीषण सड़क हादसा हुआ, खड़े ट्रक में जाकर वैन टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सभी खाटू श्याम से दर्शन करके लौट रहे थे।
टोंक के देवली से ये खबर सामने आ रही है। इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सड़क हादसा कितना भयानक रहा होगा, जिसमें गाड़ी का पुर्जा पुर्जा सड़क पर आ चुका है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में बैठे लोग खाटू श्याम जी सीकर से दर्शन करके लौट रहे थे। 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें टोंक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गाड़ी को काटकर या गाड़ी को तोड़कर उन लोगों को बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि गाड़ी इस कदर चकनाचूर हो चुकी थी। खड़े ट्रक के अंदर ये वैन जाकर टकराई है, यानी ट्रक खड़ा था और उसी में स्पीड से वैन आ रही थी और टकरा गई। 4 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है जो लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वो भी गंभीर अवस्था में हैं। हमारे साथ दौलत टोंक से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दौलत, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 4 लोगों की डेथ हुई है। 3 गंभीर जो घायल है उनका इलाज टोंक के सादत अस्पताल में कराया जा रहा है। परिजन भी अस्पताल आ गए हैं, उनका पोस्टमार्टम प्रक्रिया वो करवाई जा रही है। दरअसल कल सुबह, यानी कि सुबह खाटू श्याम जी के दर्शन करके ये एक ही परिवार के लोग हैं, वो खाटू श्याम जी से देवली आ रहे थे, देवली के रहने वाले हैं, और अचानक रोड पे खड़े ट्रक से अचानक जा घुसे, जिसमें 3 लोगों की तो मौके पे ही मौत हो गई है। एक को थोड़ी देर बाद में अस्पताल ले जाते समय डेथ हो गई। 4 लोगों की मौत हुई है और 3 गंभीर घायल है। एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, देवली के रहने वाले हैं। ये भीलवाड़ा जिले की ऊंचा जो पंचायत समिति है देवली कस्बे में श्यामनगर, यहाँ के रहने वाले हैं। और बड़ा ही दर्दनाक हादसा जिस तरह से सामने आया, रफ्तार का कहर कह सकते हैं। जिस तरह से वैन ट्रक में जाकर घुसी है, जिस रफ्तार से परखच्चे उड़ गए हैं गाड़ी के, और 4 लोगों की डेथ और 3 गंभीर घायल है। जी दौलत, एक ही परिवार के लोग थे? जी जी, बिल्कुल एक ही परिवार के लोग थे। जो ड्राइवर था वो अलग था, उसके अलावा सभी एक ही परिवार के लोग थे। 7 में से 6 एक ही परिवार के थे, 2 महिलाएं बताई जा रही है, और जिनमें जी 4 लोगों की डेथ हुई है और 3 जो है गंभीर, वो टोंक में इलाज चल रहा उनका। जी दौलत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर भरतपुर से। सीएम अशोक गहलोत का घाटी मीका दौरा। मृतक जुनैद नासिर के परिजनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। पुलिस ने चारों तरफ से गांव को सील कर दिया है। हिंदू संगठनों की चेतावनी के बाद पुलिस अलर्ट है। हर एक व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है। 16 फरवरी को किडनैप कर हरियाणा में दोनों की जलाकर हत्या कर दी गई थी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों के परिवार वालों से मिलने के लिए जा रहे हैं। और ये खबर भी भरतपुर से ही है। सीएम के दौरे से पहले प्रशासन ने नेट बंदी बढ़ा दी है। 3 मार्च सुबह 11 बजे तक नेट बंद रहेगा। पहले 48 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद किया गया था। गांव के चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सुबह 11 बजे सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। वीएचपी और बजरंग दल ने विरोध की चेतावनी दी। तो 48 घंटे के लिए इस पूरे इलाके का इंटरनेट बंद कर दिया गया। नेट बंदी। जुनैद नासिर, जिन्हें भरतपुर से अगवा करके हरियाणा सीमा के अंदर जलाकर हत्या कर दी गई थी, उस परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे हैं। लिहाजा उनके दौरे को देखते हुए किसी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो, क्योंकि इसमें वीएचपी ने विरोध की चेतावनी दी है। इसी के चलते सबसे पहले तो इंटरनेट बंद किया गया, फिर पूरे गांव को चारों तरफ से सील किया गया है। भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट है। तमाम अफसरान वहां पर मौजूद हैं। और कल यानी कि 3 मार्च को 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे। 48 घंटे के लिए यहां पर नेट बंदी की गई है।
तो आज 2 मार्च 3 मार्च तक यहां पर नेटबंदी रहेगी सुबह 11 बजे तक। और ये खबर राजधानी जयपुर से, तीसरे दिन भी वीरांगनाओं को न्याय के लिए धरना जारी है। शहीद स्मारक पर धरना स्थल पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा डटे हुए हैं। बीती रात सांसद किरोड़ी लाल ने कैंडल मार्च निकाला था। पुलवामा के शहीद परिवारों के साथ तीसरे दिन भी धरना दिया जा रहा है। मांगों पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो तीसरा दिन वो तमाम वीरांगनाएं यहां पर मौजूद हैं जो अपने लिए न्याय की मांग कर रही हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। इनके साथ खुद राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा तीसरे दिन से धरने पर बैठे हैं। ये शहीद स्मारक पर आज तीसरा दिन है। ये किरोड़ी लाल यहां पर लगातार इन महिलाओं के साथ, इन वीरांगनाओं के साथ बैठे हैं। पुलवामा के शहीद परिवारों की ये वीरांगनाएं हैं जो जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। उनकी वीरांगनाओं के साथ यहां पर बैठे हैं। शहीद हेमराज मीणा की पत्नी मधुबाला मीणा यहां पर बैठी है। शहीद जीतराम गुर्जर की पत्नी सुंदरी गुर्जर यहां पर मौजूद है। रोहिताश लांबा की पत्नी वीरांगना मंजू जाट यहां पर मौजूद हैं। तो यहां पर वो तमाम वीरांगनाएं जो पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार से हैं। और विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, तीसरा दिन है, बात बनती नजर नहीं आ रही है। आज क्या रणनीति रहने वाली है सांसद किरोड़ी लाल मीणा की? देखिए, जो किरोड़ी लाल मीणा का जो धरना है वो आज भी लगातार तीसरे दिन जारी है। और जिस तरह से कल कई जो बीजेपी विधायक थे वो उनसे मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे थे, उनके बाद में लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया गया सरकार की तरफ कि सरकार के जनप्रतिनिधि जो है किसी भी तरीके से वहां पहुंचे और सरकार तक उनकी बात पहुंचे। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से एक बार जरूर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव परसों रात को आए थे, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही, क्योंकि जो वीरांगनाएं हैं उनके परिवार है वो चाहते हैं कि उन्हें ठोस आश्वासन, ठोस जो निर्णय है वो वही मौके पर हो। लेकिन चूंकि उनको सरकारी नौकरी जो देने की जो बात है वहां जाकर ये बात अटक रही है और इसी वजह से ये जो धरना है अभी भी लगातार जारी है। इसके पहले कल रातों किरोड़ी लाल मीणा ने अपने समर्थकों के साथ में वीरांगनाएं भी उनकी मौजूद थी और उन लोगों ने वहां पे कैंडल मार्च किया शहीद स्मारक पर। इसके बाद में रात को वहीं बिताया। तो आज हो सकता है कि भाजपा की और भी नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे और लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि जो वीरांगनाएं हैं उनको उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। जी विष्णु, इससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय तक धरनों पर बैठे हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि वो अकेले ही धरने पर नजर आते हैं। उनकी पार्टी के वो बड़े चेहरे, वो बड़े नेता, चूंकि किरोड़ी लाल मीणा भी बीजेपी से हैं, तो वो दूसरे बड़े चेहरे साथ देने के लिए यहां पर नजर नहीं आते हैं। और आने वाले समय में चुनाव है, मुद्दे जो है वो किरोड़ी लाल मीणा उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो उन चेहरों की तलाश उस धरना स्थल पर फिर भी बनी रहती है जो आने वाले समय में सत्ता की तरफ जाना चाहते हैं या चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जो आमतौर पर यही हुआ है कि जो बड़े जो मुद्दे हैं हमेशा किरोड़ी लाल मीणा ने अकेले नहीं उठाए। बहुत से सांसद हैं, लेकिन कई मुद्दे जो है जो जनता से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको अकेले सांसद लेके आते हैं। लेकिन कल वापस से एक बार फिर से राजेंद्र राठौड़ वहां पहुंचे थे। उसके अलावा और भी सांसद और जो विधायक थे, कल किरोड़ी लाल मीणा के धरना स्थल पर उनको पहुंचना पड़ा। विधानसभा सत्र चल रहा था, उसके बीच में जब वक्त मिला तब जो विधायक थे वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे और साथ में सदन में भी जो लोग मौजूद थे, जो विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उपनेता प्रतिपक्ष थे राजेंद्र राठौड़, उन्होंने इस पूरी मुद्दे को सदन में उठाया था। तो लेकिन सरकार की ओर से जो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर राजधानी से, जी क्लब पर फायरिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज कोर्ट में पेशी। आज लॉरेंस को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजस्थान पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस को जांच एजेंसियों ने रिमांड पर ले रखा है। 15 दिन से रिमांड पर चल रहा है लॉरेंस। रंगदारी वसूली के मामले में पूछताछ अभी भी चल रही है।
तो आज एक बार फिर से लॉरेंस की पेशी, रंगदारी वसूली मामले में लगातार पूछताछ चल रही है। अब आज कोर्ट में क्या कुछ रहता है, चूंकि लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपनी तरफ से याचिका लगाई है कोर्ट के अंदर। साफ तौर पर लॉरेंस ने कहा है कि लॉरेंस के वकील ने कहा है कि वो जब पंजाब जेल में बंद था, हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था, तो वो वहां की रिकॉर्डिंग चेक कर ली जाए, वहां की रिकॉर्डिंग को जांच लिया जाए कि वो किसी के संपर्क में नहीं था। जब किसी के संपर्क में नहीं था तो वो वसूली या रंगदारी कैसे कर सकता है, ये दलील है लॉरेंस की। और राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गया। राकेश, क्या कुछ रहने वाला? 15 दिन हो चुके हैं कोर्ट के अंदर, आज दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात को रखेंगे। एक तरफ जो है वो राजस्थान पुलिस अपना पक्ष रखेगी, दूसरी तरफ लॉरेंस ने भी कहा है कि पंजाब में रहने के दौरान हाई सिक्योरिटी जेल की पूरी रिकॉर्डिंग चेक कर ली जाए, वो किसी के टच में नहीं था। क्या कुछ रहने वाला राकेश आज कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए आसिफ, आज का पूरा दिन महत्वपूर्ण है लॉरेंस बिश्नोई के प्रकरण में, क्योंकि एक तरफ से जिस तरीके से जो एनआईए सहित कई जांच एजेंसियों ने अभी हाल ही में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर बड़ी रेड की है और उसमें काफी अहम साक्ष्य मिले हैं। चूंकि ये जो रेड हुई है वो इसकी पूछताछ के दौरान हुई है। इसकी पूछताछ के बाद जिस तरह के साक्ष्य जांच एजेंसियों के हाथ लगे थे, तो गैंगस्टर्स पर एक बड़ी कार्रवाई पहली बार की गई है। दूसरी तरफ जो चूंकि 15 दिन का समय हो चुका है और जो लॉरेंस के एडवोकेट हैं उनका ये कहना था, लॉरेंस ने कोर्ट में अपील भी लगाई है कि चूंकि ये जो रंगदारी वसूली के मामले हो या जी क्लब पर जो फायरिंग का मामला हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से पुलिस हिरासत में है। उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी मंगवाई जाए, पुलिस से उसके मिलने जुलने का रिकॉर्ड भी मंगवा कर देखा जाए, ताकि उसकी जो बेगुनाही है वो साबित हो सके। वहीं खुद लॉरेंस बिश्नोई ने भी राजनीतिक दलों से अपनी जान को खतरा बताया, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पर उसने हत्या की साजिश के आरोप भी लगाए हैं। इस मामले को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई है। चूंकि जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा जो प्रकरण है, इसमें हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश हैं कि एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के दौरान इसका आवागमन हो और उसी तरीके से इससे पूछताछ की जाएगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी सुनवाई होगी। जैसे ही अदालत परिसर में ये मामला आएगा तब इसकी सुनवाई शुरू होगी। बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। कोर्ट क्या कुछ इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर राजधानी दिल्ली से, राजस्थान का ज्वेलर कारोबारी अजय काला गिरफ्तार हो चुका है। सोने की तस्करी मामले में कारोबारी को अरेस्ट किया गया। दिल्ली में कस्टम प्रिवेंटिव ने ज्वेलर को गिरफ्तार किया। 10 किलो सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तारी की गई है। विदेश से मंगवाई गई मशीन में छुपाकर यह सोना लाया गया था। ज्वेलर अजय काला गिरफ्तार हो चुके हैं। तो दिल्ली में कस्टम प्रिवेंटिव ने इन्हें गिरफ्तार किया है 10 किलो सोने की तस्करी मामले में। राजधानी दिल्ली से यह बड़ी खबर। राजस्थान के रहने वाला है ज्वेलर, जिसका नाम अजय काला बताया जा रहा है, और 10 किलो सोने की तस्करी से जुड़ा यह मामला है। राजधानी दिल्ली से खबर, राजस्थान के एक ज्वेलरी कारोबारी अजय काला को गिरफ्तार किया गया है। यह खबर बीकानेर के खाजूवाला से। खाजूवाला में पुलिस ने चोर गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा है। हरियाणा के पारदी गैंग के सदस्य हैं दोनों चोर। खाजूवाला में बस से 11 तोला सोने की चोरी हुई थी। साइबर सेल की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। खाजूवाला में पुलिस ने 2 लोगों को बताया जा रहा है गिरफ्तार किया है। ये दोनों पारदी गैंग हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। खाजूवाला में बस से 11 तोला सोने की चोरी की गई थी। साइबर सेल की सूचना पर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। फिलहाल इनसे पूछताछ की जाएगी, जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी कि और कितनी चोरियों में ये लोग शामिल थे। और इसी खबर पर विक्रम बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर और क्या जानकारी पुलिस इनसे अब तक निकाल पाई है?
देखिए, ये जो गैंग है इसके 4 सदस्यों को कुल जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 जो लोग हैं उन्हें खाजूवाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2 लोग जो नाकाबंदी तोड़कर फरार हुए थे उन्हें रावला जो गंगानगर जिले की जो पुलिस है उसने गिरफ्तार किया है। अब जो 2 लोग हैं रावला के उन्हें यहाँ खाजूवाला लाया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि एक वारदात जो खाजूवाला में हुई थी इसमें 11 किलो जो सोने और चांदी के जो जेवर थे उन्हें बस में निकालने की घटना हुई थी। उसी के सिलसिले में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और उसके अलावा इन लोगों ने इस तरह की कितनी वारदातें की है इसका पुलिस पता लगा रही है। और जो 2 लोग हैं उनके आने के बाद जो है इनसे पूरी पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने किस किन वारदातों को अंजाम दिया है, क्योंकि ये हरियाणा के रहने वाले लोग हैं और इनका पूरा एक गैंग है जो इस तरीके से ही जो बसों में सवारियां करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें अपना टारगेट बनाते हैं और उनके बैग में से जो है जेवरात वगैरह निकालने का काम करते हैं। जी, जानकारी के लिए विक्रम आपका धन्यवाद। और अब बात बाड़मेर की, जहां गांधीनगर रेलवे अंडर ब्रिज के पास बोलेरो में सवार होकर आए लुटेरों ने व्यापारी से पिस्टल की नोक पर करीब 6,50,000 रुपए लूट लिए। यही नहीं, बदमाशों ने व्यापारी को जमकर मारा पीटा भी। दरअसल व्यापारी सुंदर कुमार अपना रोज का कलेक्शन लेकर अपने घर राय कॉलोनी जा रहा था कि अचानक शास्त्री नगर रेलवे अंडर ब्रिज से पहले पास झाड़ियों में छुपकर बैठे लुटेरों ने सुंदर कुमार को मोटरसाइकिल पर सवार होकर देखा। मोटरसाइकिल के आगे बोलेरो गाड़ी लगा दी और व्यापारी पर पिस्टल तानकर 6.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जिले में नाकेबंदी करवाकर लुटेरों की तलाश तेज कर दी है। 2 लोग सामने से तो 4 लोग कोई कार में बोलेरो टाइप गाड़ी थी, वो आया मेरी गाड़ी को आड़े डाल दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे को लकड़ी से वार करके मेरे को पिस्टन दिखा के मेरा कैश बैग, मेरा लैपटॉप वो सब मुझसे लेके गए। कितना कैश था आपके पास में? अप्रॉक्स मेरे पास कैश 6 से 6.5 लाख कैश था। कितने लोग थे, आपने कुछ देखा? लगभग 4 लोग थे जो सिंगल पर्सन ही थे, कोई हेल्थी नहीं था। लगभग 25 से 30 साल के बीच में थे। अच्छा, कुछ उनकी बोलचाल भाषा वगैरह इस तरीके की? देसी भाषा ही तो यहीं की लोकल भाषा की लग रही थी, ऐसी कोई बाहर की भाषा नहीं लग रही थी उन लोगों की। ये हमारे पास 11 बजे के पास इतला आई थी, जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक के व्यापारी है जो रूटीन में उनका कोई गोडाउन है, वहाँ से घर आते थे। उनके पास कैश भी था, तो वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो सामने से कोई फोर व्हीलर व्हीकल आया और इनको रुकवाया और इनसे करीब 6 लाख रुपए इनके पास थे, वो नकल लेके भाग गए चामुंडा चौराहे की तरफ। अभी हम पहुंचे हैं, इनसे डिटेल ले रहे हैं और इस संबंध में हम जल्दी इनका मुकदमा दर्ज करके हम टीमें गठित की है, इसको जल्दी इसका खुलासा करेंगे। ये खबर जयपुर से। सरकारी भूमि से जेडीए ने अतिक्रमण हटाया। खसरा नंबर 481 पर लंबे वक्त से लोगों ने कब्जा कर रखा था। सरकारी भूमि पर कब्जा कर वेयर हाउस रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा था। पक्के निर्माण को जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। अवैध अतिक्रमण का मामला था। प्रवर्तन शाखा के अवधान में आने पर यह कार्रवाई हुई। मौके पर पक्के निर्माण को जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त किया। अब सरकारी भूमि पर जेडीए संपत्ति के बोर्ड और फेंसिंग कर कब्जा किया जा रहा है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो ये जेडीए की एक और कार्रवाई। सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था, रेस्टोरेंट यहां पर बना दिया गया था, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर सरकारी कब्जे का बोर्ड लगाया जा रहा है, फेंसिंग की जा रही है ताकि भविष्य में किसी तरीके का कोई कब्जा यहां पर ना हो। एक वेयर हाउस बना दिया गया था, एक रेस्टोरेंट बना दिया गया था। रोशन हमारे साथ जुड़ गए। रोशन, क्या अपडेट जेडीए की इस कार्रवाई को लेकर? प्रवर्तन दस्ते ने ये जो बेशकीमती जमीन है जेडीए जोन 9 के अंदर जो गांधीनगर का इलाका है, वहां पर काफी लंबे समय से इस जमीन स्थानीय जो लोग हैं उनका कब्जा चला आ रहा था। कचरा नंबर 441 है, उसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर रेस्टोरेंट, वेयर हाउस वगैरह निर्माण कर रखे थे, जिसे आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। और साथ ही साथ में जो ये जो भूमि है इसके ऊपर कब्जा लिया गया है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने मौके के ऊपर यहाँ पर जो जेडीए संपत्ति के बोर्ड यहाँ पर लगाए, जो फेंसिंग का जो कार्य है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। खास जानकारी के लिए रोशन आपका धन्यवाद।
एक खबर सिरोही से, कुत्ते के नोचने से नवजात की मौत का मामला। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। जिला परिषद सीईओ की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय को जिम्मेदार माना गया। हॉस्पिटल में लापरवाही, बिना अनुमति छुट्टी पर जिम्मेदार। जांच रिपोर्ट में तत्काल प्रभाव से इन्हें पोस्ट से हटाने की अनुशंसा की गई है। तो जिला परिषद सीईओ की जांच में यह खुलासा हुआ है। सिरोही में एक नवजात को कुत्ते ने नोच खाया था। ड्यूटी ऑफिस डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में लापरवाही, बिना इजाजत छुट्टी पर चले गए, यानी कि छुट्टी भी नहीं ली गई। अब इन्हें पोस्ट से हटाने की अनुशंसा की गई है। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद से लगातार इस मामले में जांच जारी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस हॉस्पिटल के पीएमओ की जिम्मेदारी अभी भी तय नहीं हुई है। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, जांच आगे बढ़ी है और जांच में यह पाया गया कि डॉक्टर बिना इजाजत, बिना अनुमति के छुट्टी पर थे। नर्सिंग स्टाफ पर भी जो है ये ठीकरा फोड़ा गया। पीएमओ अभी भी जांच से बाहर है। आसिफ, बिल्कुल, यानी कि जो बड़ा ये दर्दनाक मामला है, यहाँ पर देखा जाए तो अधिकारियों की जो है रसूखदारी जो साफ तौर से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि हालांकि जांच रिपोर्ट में जो है ये खुलासा हुआ है कि नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय, गार्ड के साथ ड्यूटी पर जो डॉक्टर जिम्मेदार थे, उनको सबको जो है जिम्मेदार माना है, उन सबको नोटिस दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीएमओ जो खुद हॉस्पिटल का प्रबंधक था, उसकी घोर लापरवाही भी निकलकर सामने आई है, क्योंकि उन्होंने लीव यानी बिना अनुमति के लीव लेकर जो है वो निकल गए थे। जिसके अलावा जो है जिला कलेक्टर ने इस मामले में लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके 17 CC का नोटिस थमाया। पीएमओ को नियम 16 के तहत जो कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से पोस्ट से हटाने की जो है सरकार से अनुशंसा की गई है। वहीं लगातार लेकिन बात की जा रही है कि अभी भी जो है डॉक्टर जो है किसी प्रकार की, यानी कि ये गलती मान नहीं रहे हैं, लेकिन जिसके कारण जो इसका खामियाजा दोबारा नहीं होना पड़े, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है अब मामला जो है प्रतीक, पोस्ट से हटाने की अनुशंसा की गई है। कब इस अनुशंसा की पालना कब होगी? यानी कि आसिफ, बिल्कुल, यानी कि जिला कलेक्टर ने इसकी अनुशंसा तो की गई है, लेकिन अब ये मामला जब धरातल पर कब आता है, बता आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि इनकी रसूखदारी इतनी भारी है कि कई बार जो ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन इन पर लगाम लगाने के नाम पर सिर्फ कागजों में खानापूर्ति करते हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट दी गई है, इसके आधार पर जांच आने के जो है, यानी कि क्या फैसला होते है, सरकार क्या फैसला लेती है, वो तो आने के बाद ही, आदेश होने के बाद ही जो है मालूम चलेगा। जी आसिफ। प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात अलवर की, जहां खेड़ली में बुधवार रात करीब 8:30 बजे कार में फैक्ट्री के बाहर बैठे 2 व्यापारियों का 4 बदमाशों ने किडनैप कर लिया। बदमाश पीछे से आए, सीधे कार में बैठ गए। आगे व्यापारी बैठे थे, उनको बंधक बना लिया, फिर दोनों को पकड़कर पीछे वाली सीट पर पटका। बदमाश खुद कार चलाकर सुनसान जगह ले गए। एक व्यापारी को रात 10:30 बजे छोड़ दिया, जबकि दूसरे व्यापारी को सुबह 5 बजे स्टेशन से दूर सुनसान जगह पर छोड़ गए। बदमाशों ने व्यापारी से 10 लाख रुपए की मांग की। पुलिस की मुस्तैदी से बदमाशों ने एक व्यापारी को रात को छोड़ दिया, जबकि दूसरे को गुरुवार सुबह करीब 5 बजे छोड़कर भाग गए। कार को भी सुनसान जगह पर छोड़कर निकल गए। पे था, अपनी रात को 7:15 बजे मैं घर जाने के लिए तैयार हुआ था, तो मैं जैसे ही जा रहा था तो मेरे कनपट्टी पे बंदूक लगाई और मेरे को रात को उठा के ले गए। 2 घंटे 2.5 घंटे घुमा के आसपास फील्ड के आसपास ही इन्होंने मेरे को बंद रखा और सुबह के टाइम छोड़ दिया और 10 लाख रुपए की डिमांड मांगी उन्होंने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।